3 साल की उम्र में मेरी जन्म के समय अदला बदली हो गई थी। अच्छी बात यह है कि यह परिवार बेहिसाब अमीर है और मुझे बचपन से ही पता था कि मैं नकली यंग मास्टर हूँ। यह भी पूरी तरह जानता था कि एक दिन वो कपल मेरी असली पहचान जान लेगा। तो इस अस्थायी फायदे का पूरा उपयोग करते हुए मैंने पहले से उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया था। जिस पल वो मुझे असली यंग मास्टर के लिए निकालने की कोशिश करें, मैं बिल्कुल निर्दयी हो सकता हूँ और उनकी हर चीज़ साफ कर सकता हूँ। जब मैं 20 साल का हुआ तो पता चला कि जियांग के माँ बाप चुपके से अपने असली बेटे को ढूंढ रहे हैं। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। उसी रात मैंने अपनी अनजान फियांसे का ख्याल रखा और अगली सुबह जब मेरी पहचान सामने आई, जियांगशान, ये लो, ये पद छोड़ दो, आशियाओं के लिए मुश्किल मत बनाओ। सिर्फ मैं था जिसने एक पल भी नहीं हिचकिचाया। एक झटके में साइन किया, चेक उठाया और सीधे बाहर चल दिया। हास्यास्पद, कौन यहां रहना चाहेगा भला? रहूं रहूं अपनी फियांसे के मेल असिस्टेंट से निपटने के लिए, या उस गरीब कॉलेज स्टूडेंट के लिए, उसके प्रेशियस व्हाइट मूनलाइट के लिए? असली यंग मास्टर को ये सारी नेमतें संभालने दो। मैं दरअसल एक फीमेल ओरिएंटेड नॉवल का ट्रेजिक मेन लीड था। प्लॉट के हिसाब से बैंक्वेट के बाद मेरी फियांसे उस गरीब कॉलेज स्टूडेंट लिन फान पर दिल हार बैठती, जो वहां पार्ट टाइम वेटर का काम कर रहा था। नकली यंग मास्टर के रूप में मेरी पहचान भी अचानक सामने आ जाती। भगवान भी मुझे नहीं बचा सकते थे। उसके बाद से फीमेल लीड के लिए रास्ता बनाते हुए और मेन लीड के हाथों एक बेचारे टूल की तरह कुचले जाते हुए जिंदगी गुजारनी ही। जब मुझे पहले से पता है कि मैं सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर हूं, तो इस खेल में क्यों खेलूं? पेट भर के निकल जाना ही सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है। मुझे स्पेस आउट देखकर मेरी फियांसे सूकिंग शुए मेरे पास बैठ गई और पूछा, जियांगशान, क्या हुआ? वो कस्टम टेलर्ड इवनिंग गाउन पहने हुए थी जो उसके आकर्षक फिगर को और निखार रहा था। बड़े जतन से केयर की गई स्किन रोशनी में जेड जैसी चमक रही थी। पार्टी की वाइन की वजह से उसके भरे भरे गालों पर अभी भी हल्की पुलाबी आभा थी। इतनी खूबसूरत कि सांस रुक जाए। मेरा दिल एक पल को ठिठक गया। मैंने गला साफ किया। कुछ नहीं, शायद थोड़ी थकान है, मूड ठीक नहीं। तुम पहले शावर कर लो। सू किंगशुए ने मुझे एक तिरछी नजर से देखा। क्या बात है, मुझ पर वाइन की स्मेल की शिकायत हो रही है? मैंने तुरंत सबसे सिंसियर एक्सप्रेशन लगाया और बोला, बिल्कुल नहीं, बस रात हो गई है, चाहता हूं तुम आराम करो। सू किंगशुए ने खूबसूरत मुस्कान दी, फिर उठकर बाथरूम की तरफ चल दी। उसकी शालीन चाल को दरवाजे के पीछे जाते देखकर मैं एक झटके में उठा। एक ही मोशन में उसका फोन उठाया जो उसने लापरवाही से कॉफी टेबल पर छोड़ा था, और कमरे की ओपन एयर बैल्कनी पर निकल आया। प्लॉट के हिसाब से किसी भी पल अब वो गरीब कॉलेज स्टूडेंट लिन फान, जिससे वो आज की पार्टी में मिली, सू किंगशुए को कॉल करेगा, और सू किंगशुए उस गरीब स्टूडेंट की खातिर सब छोड़कर उसका ख्याल रखने भाग जाएगी। वैसे मैं निकलने ही वाला था, लेकिन ग्रीन हैट पहनकर नहीं जाऊंगा। रात की हवा गालों को छू रही थी। बैल्कनी पर अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि स्क्रीन अचानक जल उठी। एक नाम आया, लिन फान। फोन बजने लगा, स्क्रीन पर नंबर चमक रहा था। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही। मैंने गहरी सांस ली, कॉल रिसीव किया और फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज आई, जानबूझकर धीमी और कमजोर, काफी लाचार लग रहा था। किंगशुए, लगता है आज रात वापस आते हुए पांव मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है और डॉम में अकेला हूं। क्या तुम आकर रात भर मेरा ख्याल रख सकती हो? मेरे मुंह से ठंडी हंसी निकली। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें उसे किंगशुए बुलाने का हक कहां से आया? कौन हो तुम? किंगशुए को फोन दो। मैं सू किंगशुए का फियांसे हूं, जियांगशान। तुम पूरे मर्द हो, पांव मुड़ा और डॉक्टर को नहीं बुलाया? बीच रात में मेरी फियांसे को हेल्प के लिए कॉल कर रहे हो? मुझे नहीं लगता पांव मुड़ा है, लगता है दिमाग में कोई पेंच ढीला है। किंगशुए को फोन दो, देखते हैं तुम्हारे पास आती है या मेरे पास। बड़े कॉन्फिडेंट हो? ठीक है, लेकिन रात हो रही है। किंगशुए और मेरी अभी रात की जिंदगी बाकी है। रात की जिंदगी? क्या कहा तुमने? कैसी रात की जिंदगी? एक अकेला मर्द और एक अकेली औरत, एंगेज्ड, इतनी रात को और क्या करेंगे? किंगशुए मेरी फियांसे है, जाहिर है हम रिश्ता गहरा करने वाले काम कर रहे हैं। किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? तुम कमीने, तुम जानवर हो। अगर किंगशुए के बाल को भी हाथ लगाया तो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया, कॉन्टैक्ट डिलीट किया और पूरा गेट लॉस्ट कॉम्बो दे मारा। फिर शांति से वापस कमरे में आया, फोन वहीं रख दिया जहां से उठाया था। बाथरूम से पानी बहने की आवाज अभी भी आ रही थी। भाप हवा में घुली थी। शावर में होने की वजह से सू किंगशुए ने हमारी बातचीत का एक शब्द भी नहीं सुना था। मैं पलटकर दूसरे बाथरूम में गया, झटपट शावर किया। बेडरूम में वापस आया तो सू किंगशुए रोब में बाथरूम से निकल रही थी। उसने सिल्क रोब पहना हुआ था, बेल्ट ढीली बंधी थी, लंबे गीले बाल कंधों पर बिखरे थे, ताजे शावर की महक आ रही थी। गर्मी से गाल गुलाबी हो गए थे जो उसे हमेशा से और भी चार्मिंग बना रहे थे। मैंने मौका नहीं गंवाया और आगे बढ़ा। उसकी पतली कमर के इर्द गिर्द स्वाभाविक रूप से बाहें डालते हुए बोला, अगले महीने शादी है ना हमारी? माँ बाप बार बार कह रहे हैं, पोते पोतियों की जल्दी है उन्हें। वार्निंग। सू किंगशुए का चेहरा तुरंत लाल हो गया। आमतौर पर वो शर्माते हुए मुझे हटा देती, लेकिन आज की वाइन ने साफ उसकी डिफेंसेस कम कर दी थीं। वो मेरी बाहों में बस हल्के से तड़पी। अब मेरे पास और सब्र नहीं था। आज का माहौल बहुत परफेक्ट था।
अगर और रुका तो किस बात का मर्द। इतने सालों की एंगेजमेंट के बाद सू किंगशुए को नेचुरली मुझसे थोड़ा लगाव था। साथ ही मेन स्टोरी अभी शुरू ही हुई थी। लिन फान ने अभी उसके दिल में इतनी जगह नहीं बनाई थी कि मेरी पोजीशन को चैलेंज कर सके। सबसे बड़ी बात, उसे वो फोन कॉल कभी नहीं आया। सूरज काफी चढ़ने के बाद मुझे एक लगातार डोरबेल की आवाज ने जगाया। रोब पहने आराम से नीचे आया। दरवाजा खुला तो माँ बाप एक नौजवान के साथ खड़े थे। वो नौजवान पुराने धुले हुए कपड़े पहने हुए था, दुबला पतला था और सिर झुकाए खड़ा था, डरा हुआ और सहमा हुआ। यही था वो असली यंग मास्टर जो दुनिया से छुप गया था। मैंने रास्ता दिया और उन्हें अंदर आने दिया। पिताजी, माँ, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? कोई बात है क्या? जियांग परिवार के माँ बाप ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे गंभीर थे। उस दुबले नौजवान को लेकर लिविंग रूम में आए। सब बैठने के बाद जियांग माँ ने बड़ी गंभीरता से बताया, आवाज भर्राती हुई, ये बच्चा, ये हमारा असली खून है, आशाओ। हमने अभी जांच करके कंफर्म किया है। बेचारे ने इतने सालों में बाहर बहुत तकलीफ झेली है। जियांग पिताजी ने मुझे तीखी नजर से देखा। सबको पता था हमारी पोजीशंस मेल नहीं खाती। हम अब तक रुके रहे और अब सच सामने आ गया है। भले ही तुम इतने सालों से हमारे साथ रहे और कंपनी अच्छे से चलाई, जियांग परिवार के उत्तराधिकारी का पद असल में आशाओ का है। ये सुनकर मेरे अंदर एक भी लहर नहीं उठी। मेरे नजरिए से जियांग पिताजी का काम बिल्कुल सही था। असली हमेशा नकली से बेहतर होता है। ओरिजिनल नॉवेल में कंपनी को अस्थिर होने से बचाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे मेरी पावर छीनने का फैसला किया। ये इसलिए था ताकि आशाओ आसानी से जियांग फैमिली का बिजनेस संभाल सके। लेकिन आशाओ की नज़र में ये एक्शन ऐसा लगता था जैसे मैं लालच में कंपनी से चिपका हूं और छोड़ना नहीं चाहता। तो जैसे ही उसे पावर मिली, उसने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। मुझे कंपनी सामान्य रूप से चलाते रहना था, साथ ही आशाओं से भी पीठ बचानी थी। कब उसका शॉर्ट सर्किट ब्रेन मेरे पीछे पड़ने का डिसाइड करे, पता नहीं। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद ये था कि मेरी फियांसे सू किंगशुए उस गरीब स्टूडेंट के साथ जिसे वो स्पॉन्सर कर रही थी, उसके सेंसिटिव मेल असिस्टेंट के साथ और अपने कथित फर्स्ट लव के साथ भी उलझ गई। पहले आशाओ सावधान था, डरता था कि सू किंगशुए के पीछे सू परिवार मेरी मदद को आ जाएगा। लेकिन जब उसे पता चला कि हम दोनों में तकरार है, तो उसने दिखावा भी छोड़ दिया। अंदर और बाहर दोनों तरफ से दुश्मनों के घेरे में मुझे घुटने टेक कर चुपचाप पीछे हट जाना था। लेकिन अब कंपनी की ये गड़बड़ी, जिसे साफ करना हो वो करे। मुझसे कहोगे साफ करने को? सपने में भी नहीं, कभी नहीं होगा। तो बिना एक शब्द कहे मैंने असली यंग मास्टर आशाओ का हाथ पकड़ा, सच्चे मन से बोला, इतने सालों तक तुम्हारी जगह लेने के लिए सच में माफी चाहता हूं। मैं अभी जा रहा हूं। मेरा ये फैसला देखकर जांग के माँ बाप और आशाओ तीनों हैरान रह गए। लेकिन माँ बाप जल्दी संभल गए। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। जांगशान, मुझे पता था तुम एक अच्छे और समझदार बच्चे हो। लेकिन उनकी बात एक पल रुकी। उन्होंने आगे कहा, अब एक ही चिंता है सू परिवार के साथ विवाह गठबंधन की। आखिरकार तुम्हारे और किंग श्वे के बीच हमेशा से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए कि जांगशान ने सू किंग श्वे को सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आते देखा। वो अभी भी बाथरूम में थी। तुमने उसे कॉल क्यों काटी और ब्लॉक भी कर दिया? तुम्हें पता है ये कितना रूड है? इन आरोपों की बाढ़ ने फादर जांग के मुंह से निकलने वाला आखिरी शब्द अच्छा सीधे काट दिया। ये छोटी बात बाद में करेंगे। छोटी बात? ये क्या कह रही हो किंगशुए? जल्दबाजी मत करो। हम आज इसीलिए भी आए क्योंकि जैंगशान हमारा जैविक बेटा नहीं है। पहले हम तुम्हारी और जैंगशान की शादी को लेकर थोड़े चिंतित थे, लेकिन अब लग रहा है तुम दोनों के बीच वैसे भी कोई खास फीलिंग नहीं है। तो बेहतर है जैंगशान के साथ सगाई तोड़ दो। अगर सू और जांग परिवार फिर भी गठबंधन चाहते हैं तो आज शू के बारे में सोच सकते हैं। इस अचानक खबर ने गुस्से में तमतमाई सू किंग श्वे को भी अवाक कर दिया। जैंग माँ ने जल्दी से पर्स से पहले से तैयार एक चेक निकाला, मेरे सामने पटक दिया। जैंगशान, ये 150 बिलियन है, लो, इसे हमारा आखिरी प्यार का इजहार समझो। जांग परिवार छोड़ो और अपना रास्ता बनाओ। आज शिव के लिए मुश्किल मत बनाओ। मैंने उस हल्के चेक पर एक नज़र डाली, फिर बगल में देखा। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अंत में बस होंठ भींच लिए। सू किंग श्वे ने मुझे एक उलझी नज़र से देखा। फिर मैंने बिना देर किए चेक उठाया, फाउंटेन पेन उठाई और अग्रीमेंट की निर्धारित जगह पर साइन कर दिया। चेक जैकेट की जेब में रखा और सच्चे मन से बोला, ठीक है, समझ गया। इतने सालों तक पालने पोसने का शुक्रिया। इतना कहने के बाद किसी को एक नज़र नहीं दी, पलटा और सीधे मेन डोर से बाहर निकल गया। अपना निजी सामान उठाने की भी जरूरत नहीं समझी। पीछे से धुंधली सी आवाजें आ रही थीं। असली यादअपटेड माँ बाप असली यंग मास्टर आज शिव को दिलासा दे रहे थे। सू किंग श्वे आखिरकार होश में आई। गुस्से में पीछे भागती हुई बोली, रुको जांगशान, वहीं रुको, जवाब दो मुझे। लिन फॉन के फोन कॉल में हुआ क्या था? मेरे कदम नहीं रुके, होठों पर एक मजाक उड़ाती मुस्कान आई। जवाब दूं? क्या जवाब देना है?
जिसे इस कीचड़ में उतरना हो उतरे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं जा रहा हूं। नीला आसमान, सफेद बादल और सोने का ढेर मेरा इंतजार कर रहा है। 3 दिन बाद मैं एक रेतीले बीच पर लेटा था। एक प्रोफेशनल मसूस की कुशल हाथों का आनंद ले रहा था। मसाज का प्रेशर बिल्कुल सही था। गर्म समुद्री हवा स्किन पर बह रही थी, साथ लाती थी समुद्र की खास नमकीन महक। दूर नारियल के पेड़ों की सरसराहट उसमें घुल रही थी। ठंडा नारियल हाथ की पहुंच में था। स्ट्रॉ के बगल में एक क्यूट सा छोटा पेपर अम्ब्रेला लगा था। इसे कहते हैं जिंदगी। जेब में तगड़े 175 बिलियन के साथ मेरा मन था कि माथे पर ही जिंदगी जियो गुदवा लूं, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। हल्की दोपहर की धूप में बस सो जाने ही वाला था, पिघल रहा था उसमें कि एकदम मेरे ऊपर एक साया पड़ा। मसूस के हाथ रुक गए। मुझे चिढ़ हुई। आलसी से आंखें खोलकर देखा। धूप में एक फिगर खड़ी थी, पूरी तरह से हॉस्टाइल एनर्जी से भरी। एक खूबसूरत साया मेरा नजारा रोके खड़ा था। उसने जेट ब्लैक ड्रेस पहनी थी, टेलरिंग बेहद शानदार थी। एक नज़र में पता चलता था बहुत महंगी है। उसका पूरा डिमीनर इस रिलैक्स्ड वेकेशन माहौल से बिल्कुल बेमेल था। मैं हैरान रह गया। जियांग रुस्वांग नहीं, मेरी वो बहन जो विदेश में होनी चाहिए थी। जी हाँ, जियांग परिवार में मैं अकलौता नहीं था। मुझसे 2 साल छोटी एक बहन थी। वो नकली यंग मिस नहीं थी, 100% असली यंग मिस थी। बस 2 साल पहले जियांग रुस्वांग पढ़ने के लिए विदेश चली गई थी। ओरिजिनल स्टोरी में इस किरदार का कोई खास रोल नहीं था, तो मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह मेरे सामने आ जाएगी। 2 सालों में वो मासूम लड़की खिल गई थी। फिगर बिल्कुल परफेक्ट, सही जगह सही कर्व्स, सच में शहर उलटने वाली सुंदरता। जैसे ही उसने देखा कि मैंने पहचान लिया, रुश्वांग बिना एक शब्द कहे घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए मेरा सिर पकड़ लिया, कसकर थाम लिया। भाई, वेकेशन का मन कैसे है तुम्हारा? घर तबाह होने वाला है। कंपनी का स्टॉक प्राइस क्रैश हो गया है। मैं अभी लौटी ही और लग रहा है आसमान गिर रहा है। वो नालायक एशो ने कंपनी बर्बाद कर दी। सूक शिंखुए को जीतने के लिए उसने अंधाधुंध उन सारे प्रोजेक्ट्स में पैसे झोंक दिए जिनका मार्केट एक्सपेक्टेशन से कोई लेना देना नहीं। अरबों जला रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं। और बस यही नहीं, कंपनी का सीईओ है लेकिन इमेज का कोई सेंस नहीं। खुद सूक शिंखुए के एक मेल असिस्टेंट से सोशल मीडिया पर फ्लेम वॉर पर उतर आया। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। हेडलाइन न्यूज बन गया, भाई वापस आओ और मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी अंदर से जासूस बनूंगी। वो मुझे इतना झिंझोड़ रही थी कि चक्कर आने लगा। मैं किसी तरह उठा, अपनी उत्साही अडॉप्टिव बहन को हटाते हुए बोला, इतना घबराओ मत, शांत होकर सुनो मुझे। मैं अब जियांग परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जियांग परिवार फले फूले या डूबे, मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर जियांग रुश्वांग ऐसे जम गई जैसे ठंडा पानी पड़ गया हो। उसने मुझे पूरी बेयकीनी से देखा। क्या? ये कैसे कह सकते हो तुम? तुमने खुद उस साल कहा था जियांग कॉरपोरेशन तुम्हारी दिल की मेहनत का नतीजा है। कहा था इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अब टूटने के कगार पर है और तुम बिना परवाह किए देखते रहोगे। मैंने कुछ अस्पष्ट जवाब दिया, फिर बीच लाउंजर पर वापस लेट गया, ठंडा नारियल उठाया और इत्मीनान से एक घूंट लिया। कंपनी छोड़ने के बाद ही एहसास हुआ, जिंदगी सिर्फ काम नहीं है। धूप सेकना, नारियल पानी पीना, जिंदगी का लुत्फ उठाना बुरा नहीं है। नहीं भाई, ऐसे मत सोचो। इस वक्त जियांग रुश्वांग मेरी कुर्सी के बिल्कुल बगल में बैठ गई, अपना छोटा सा चेहरा हाथों में थामे, पूरी ताकत से मेरी बाह खींचते हुए, मुझे इस पतन की नरक से बाहर निकालने में। भाई, मैं जानती हूं तुम कंपनी से निकाले जाने के दर्द में माँ बाप से इतने ठंडे हो रहे हो, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं जियांग रुश्वांग हमेशा बिना किसी शर्त के तुम्हारे साथ हूं। खून का रिश्ता भले न हो, तुम मेरे इकलौते भाई हो। उस दिन अगर मैं विदेश में ना होती तो माँ बाप को और उस जियांग शाओ को पैसा सुनाती कि जिंदगी भर याद रहता। ओ हाँ, और सूक शिंखुए को भी। उस बेशरम को कभी मौका मिला तो उसे एक थप्पड़ जरूर मारूंगी, तुम्हारा बदला लेने के लिए। जियांग रुश्वांग को देखकर छोटी छोटी मुट्ठियां भींचे आग उगलते हुए मैंने आलस से हाथ हिलाकर उसे बुलाया। रुश्वांग, भावना समझ में आती है, लेकिन बात यह नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता। बात यह है, मैं वो अग्रीमेंट साइन कर चुका हूं, काले सफेद में लिखा है। जियांग परिवार से पूरी तरह नाता तोड़ चुका हूं। एक बाहरी इंसान के रूप में जियांग कॉरपोरेशन के अंदरूनी मैनेजमेंट में दखल देने का मेरा क्या हक और हैसियत है? ये सही नहीं होगा। जियांग रुश्वांग जैसे फूटे गुब्बारे की तरह हो गई, तुरंत ढीली पड़ गई, कुछ बोलते न बना, कंधे झुक गए, आंखों की चमक काफी मध्यम पड़ गई, मन ही मन बुदबुदाई। क्या सच में कोई रास्ता नहीं? लेकिन बस कुछ पलों में उसने फिर सिर उठाया। दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। भाई, दरअसल रास्ता है भी। फिर वो मुझे कदम दर कदम आगे ले जाने लगी। देखो, कानूनी और जैविक रूप से अब तुम मेरे असली भाई नहीं हो, तो अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, तब तो तुम जियांग परिवार के दामाद के रूप में वापस आ सकते हो।
तुम कंपनी के बिजनेस में हाथ डालने का सोच रही हो? ये सुनकर मेरा नारियल पानी गले में अटक गया। बमुश्किल गुस्सा दबाया, उसे बेयकीनी से घूरते हुए झिड़का। जियांग रुशवांग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जियांग रुशवांग का चेहरा एक पल को हिचकिचाया, फिर अड़ियल होकर पलटवार किया। तो क्या हुआ? क्या मैं गलत हूं? कंपनी में तुम्हारे तौर तरीके और काबिलियत शेयर होल्डर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने सब अपनी आंखों से देखा है। पैसे के आगे कोई नाक नहीं मोड़ता। अगर तुम वापस आने को तैयार हो, वो खुले बाहों से स्वागत करेंगे। इसके अलावा भाई, खुद को देखो, अपने आप को। करोड़ों की विला खरीदने में तकलीफ हो रही है। मुझे यकीन नहीं है तुम इस दयनीय जिंदगी में सच में कंफर्टेबल हो। मैंने एक गंभीर सांस ली, एक गंभीर लहजे में जो मैंने पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया था। जियांग रुशवांग, तुम्हें पूरी तरह पता है मैं ये नहीं पूछ रहा था। ये देखकर कि अब बात टाली नहीं जा सकती, जियांग रुशवांग ने नाटक छोड़ दिया। आंखों में एक अड़ियाई भाव आया। भाई, मैं मजाक नहीं कर रही। माँ बाप ने बड़े होते हुए कभी मेरी परवाह नहीं की। सब कुछ तुमने ही संभाला मेरे लिए। तुम मेरी दुनिया के सबसे पसंदीदा इंसान हो। जब खून का रिश्ता नहीं है तो मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकती? ये देखकर मैंने लहजा नरम किया और हाथ उठाकर उसे और बोलने से पहले रोका। रुशवांग, तुम्हारी फीलिंग्स समझ में आती हैं। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी और तरीके से मदद करूंगा। रुशवांग रुक गई। फिर तुम्हारा तुम्हारा मतलब? उसने धीरे से पूछा। कंपनी की बागडोर संभालना चाहती हो? हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। तुम खुद चीजें बदल सकती हो। मत भूलो, तुम भी एक उत्तराधिकारी हो। वो शब्द उसने अनजाने में दोहराया। मैं? उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ी। लेकिन मैं अभी देश में वापस आई हूं। देश के बिजनेस का माहौल सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैंने उसकी हिचकिचाहट को काटा। जो नहीं जानती सीख सकती हो। जो नहीं समझती पता कर सकती हो, ये सब मैं सिखा सकता हूँ। और वैसे तुमने कहा था ना कि जियांग शान एक नालायक है। क्या सच में मुझे खुद उतरना होगा सिर्फ उस हारे हुए की जगह लेने के लिए? जियांग रुशवांग ने होंठ फुलाए, लेकिन जल्द ही चहक उठी। तो भाई, अब से मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगी, कहीं भागना नहीं है। मैंने बेबस मुस्कान दी। चिंता मत करो, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाद के दिनों में मैंने सुनहरी धूप और नीले समुद्र को अलविदा कहा और खुद को पूरी तरह उसे सिखाने में लगा दिया। रुशवांग को सिखाया कि डिपार्टमेंट हेड्स की पर्सनैलिटीज, मार्केट ट्रेंड्स को कैसे परखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदरूनी टकरावों का फायदा उठाकर डिवाइड और कॉन्कर कैसे करें, कंपटीशन की कला, जियांग शान के दिखावटी लेकिन खोखले प्रोजेक्ट्स पर पहले वार कैसे करें और अपनी एक भरोसेमंद कोर टीम कैसे बनाएं। वो पहले से ही असाधारण रूप से टैलेंटेड थीं और अपनी पीठ दीवार से लगने पर उसकी प्रोग्रेस रॉकेट जैसी हो गई। उसने कॉरपोरेशन के अंदर स्ट्रेटेजिकली जमीन तैयार की, इस ठोस सबूत के साथ कि जियांग शान ने कंपनी के इंटरेस्ट्स को कैसे नुकसान पहुंचाया। साथ ही मीडिया का इस्तेमाल कर पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ मोड़ा। जियांग शान की करप्शन और नाकाबिलियत सबके सामने उजागर की। आखिरकार बोर्ड मीटिंग्स की एक सीरीज और भारी पब्लिक प्रेशर के बाद जियांग शान की रेपुटेशन धूल में मिल गई और सब उसका साथ छोड़ गए। सू किंग शुए को जीतने के लिए जो प्रोजेक्ट्स उसने लगाए थे, वही आखिरी कील साबित हुए। ओल्ड मास्टर जियांग ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। उसे जियांग ग्रुप की पावर से बाहर कर दिया गया। हाथ में बस एक बेकार खोखला पद रह गया। जियांग रुशवांग ऑफिशियली सामने आई और जियांग ग्रुप की बागडोर मजबूती से थाम ली। इधर सू परिवार के विला में सू किंग शुए बिस्तर पर झुंझलाई हुई फोन स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रीन पर जियांग शान की तस्वीरें थीं, मीडिया से बचते हुए, छुपने की कोशिश करते हुए। साथ में आर्टिकल्स थे, व्यंग और उपहास से भरे। जियांग शान के फॉल के बाद से वो जैसे किसी और इंसान में बदल गया था। वो कंपोज्ड यंग मास्टर जो वो जानती थी, अब नहीं रहा। उसकी जगह एक संवेदनशील और जल्दी गुस्सा होने वाला इंसान था, जो बार बार उसके पास शिकायत लेकर आता और मदद मांगता। इससे वो पागल हो जाती थी। और वो गरीब स्टूडेंट जिसने कभी उसे तरस से भर दिया था, लिन फान ने, उसने भी उसके सामने तरह तरह के स्टार्टअप प्लान्स पेश किए, इन्वेस्टमेंट लेने की स्कीम में। लेकिन हर बार सब कुछ डूब गया। जब उसने आगे इन्वेस्ट करने से मना किया तो उसकी लालची और बेसब्र नेचर और भी साफ नजर आने लगी। उसने तो पैसे लेकर भागने की कोशिश भी की। सू किंग शुए इतनी गुस्से में थी कि उसने पुलिस बुलाई और उसे जेल भिजवा दिया। फिर था उसका बेहद चापलूस मेल असिस्टेंट। आज दोनों परिवारों की मीटिंग खत्म होते ही उसने जियांग रुशवांग को प्राइवेटली इंप्रेस करने की हिम्मत कर ली। अगर जियांग रुशवांग खुद उसके पास आकर इस पर हंसती नहीं तो उसे पता भी नहीं चलता। अब उसे कंपनी से निकाल दिया और पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसके आसपास के लोग लहर की तरह उतर गए, पीछे छोड़ गए बस उथला और बेचारा झाग। सू किंग शुए बड़ी फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास गई, बाहर उस हलचल भरी लेकिन ठंडी शहर की रात को देखती रही। अंदर से एक अजीब सा खालीपन और उदासी उमड़ाई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अनजाने में जहन उन दिनों में चला गया जब वो अभी मेरी फियांसे थी। उन दिनों भले ही मैं कभी कभी काम में ज्यादा डूबा और थोड़ा नीरस लगता था, लेकिन हमेशा शांत और भरोसेमंद रहता था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अरेंज करता था। उसकी हर पसंद हमेशा याद रहती थी। जब भी मुसीबत आती, एक पल में हाजिर हो जाता था।
उसकी तरफ देखने का अंदाज हमेशा सहनशीलता और गहरे कोमल स्नेह से भरा रहता था। बस उस वक्त वो मेरी छाँव में इतनी सुरक्षित थी कि सब दांगेना ही लेती रही। लेकिन अब उसने थकान में माथा मला, एक ऐसी सोच जिसे वो ज्यादा गहराई से नहीं छूना चाहती थी, क्योंकि पश्चाताप की एक चुप लहर उसके दिल को घेर चुकी थी। अचानक लगा वो घर जो कभी उसका और जियांग शान का था, कितना वार्म और नॉस्टैल्जिक था। अगली सुबह काम के दौरान सू किंगशुए के ऑफिस के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। उसकी हेड सेक्रेटरी एक रहस्यमय मुस्कान लिए अंदर आई। एक पल बाद, किंगशुए, एक अच्छी खबर है, सुनना चाहोगी? दोनों के बीच बॉस और सबॉर्डिनेट जैसा कम, बेस्ट फ्रेंड्स जैसा ज्यादा था। सेक्रेटरी का ये रहस्यमय अंदाज देखकर सू किंगशुए भी मुस्कुरा दी। ठीक है, बताओ भी, इतना सस्पेंस मत बनाओ। सेक्रेटरी ने आवाज धीमी की और उत्साह से बोली। अभी एयरलाइन से खबर मिली है, जिस व्हाइट मूनलाइट का तुम इंतजार करती रही हो वो वापस आ रहा है। उसकी फ्लाइट आज दोपहर 3 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। ये सुनते ही सू किंगशुए की आंखें चमक उठीं। किन लैंग, वो सीनियर जिस पर उसे किशोरावस्था में सीक्रेट क्रश था, उसके दिल का व्हाइट मूनलाइट जो दुनिया की छुअन से परे लगता था। शायद उस नोबल सीनियर से मिलकर जो ठंडी हवा और चमकते चांद जैसा प्योर था, वो अपनी जवानी का वो साफ खूबसूरत एहसास फिर से पा सके और इस मौजूदा उलझन से निकल सके। वो एक झटके में उठ गई, आईने में देखकर कुछ बिखरे बालों को ठीक किया, थकी हुई मेकअप को टचअप किया। बड़ी मिस सू की कंपोजर वापस लानी थी। गाड़ी तैयार करो, एयरपोर्ट चलते हैं। पूरे रास्ते सू किंगशुए मन ही मन प्लान बनाती रही। किन लैंग को पिकअप करने के बाद खाने के लिए कहाँ जाएं, क्या बात करें। लेकिन जब वो एंटिसिपेशन और घबराहट के मिले जुले एहसास के साथ इंटरनेशनल टर्मिनल पहुंची और अराइवल गेट पर भीड़ में उस चेहरे को मैकेनिकली ढूंढने लगी जो उसकी यादों में बसा था, तो जो शख्स सामने आया वो बिल्कुल अलग था। जियांग शान। मैं लिनन शर्ट और स्टाइलिश ट्राउजर्स में था। फिगर लंबा और छर रहा, डेमिन और रिलैक्स था, आलामोस लेजी, सूटकेस खींचते हुए धीरे धीरे अराइवल्स हॉल से बाहर निकल रहा था। सू किंगशुए वहीं जम गई। चेहरे पर जो एंटिसिपेशन थी वो पल भर में सख्त होकर हैरानी और बेयकीनी में बदल गई। उसने झटके से सेक्रेटरी की तरफ मुड़कर देखा। आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। ये क्या है? तुमने कहा था सीनियर किनलैंग आज वापस आ रहे हैं। सेक्रेटरी सू किंगशुए की बर्फीली नजर से घबरा गई। उसने पलकें झपकाईं, एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक। किनलैंग? किनलैंग कौन है? वो एक पल रुकी, नजर अनजाने में सू किंगशुए की कलाई पर पड़ी। वो लिमिटेड एडिशन डायमंड वॉच जो मैंने उसे दी थी, और फिर उन पर्ल इयरिंग्स की तरफ जो उसने इसी साल स्पेशली वापस लाकर दिए थे। एक टॉप ज्वेलरी मास्टर ने पर्सनली डिजाइन किए थे। मैंने नोटिस किया है, जियांग शान की दी हुई वॉच तुम काफी पहनती हो ना? और कल तुमने अपने ऑफिस में वो येड कार्विंग रख दी जो उसने तुम्हें दी थी। तो मैंने सोचा जिसे तुम सबसे ज्यादा देखना चाहती हो वो वही है। इसीलिए जैसे ही पता चला कि जियांग शान विदेश से वापस आ रहे हैं, तुरंत बता दिया। थोड़ी एम्बैरेस्ड सेक्रेटरी को देखते हुए सू किंगशुए ने अनजाने में अपनी कलाई की वॉच को छुआ। एक कहावत है, जो उलझा हो वो अंधा होता है, बाहर वाला साफ देखता है। ठीक इसी पल सेक्रेटरी की बातों ने उसे सच का एहसास दिलाया। दरअसल इतने वक्त से वो जियांग शान की जगह लेने वाला कोई ढूंढ रही थी। तो क्या इसका मतलब ये था कि जियांग शान ही हमेशा से उसका असली अविस्मरणीय व्हाइट मून लाइट था? इस एहसास ने सू किंगशुए को बेहद शर्मिंदा कर दिया। गाल जलने लगे, लेकिन दूर खड़ी वो फिगर जो जाने ही वाली थी उसे देखकर एक जबरदस्त आवेग उठा। वो जान चुकी थी कि गलत थी। क्या वो खुद को यही गलती करते देखती रहेगी? नहीं, कुछ करना होगा। गहरी सांस लेकर सू किंगशुए ने सेक्रेटरी को पीछे धकेला और हाई हील्स में उसके पीछे भागी। आवाज घबराहट से थोड़ी कांप रही थी। मैं रुका, अपनी पूर्व फियांसे को देखकर हैरान। सू किंगशुए ने ऊपर देखा, अपनी आखिरी इज्जत बचाने की कोशिश में। मुझे पता है मैंने पहले गलती की। मैं बहुत जिद्दी थी, ऊपरी दिखावे में अंधी हो गई थी। बहुत तकलीफदेह बातें कहीं और बहुत बेवकूफ़ी भरी हरकतें की। उसने होंठ काटा, वो पश्चाताप के शब्द जो इतने वक्त से दिल में दबे थे उन्हें कहने के लिए पूरी हिम्मत जुटाई। मुझे पता है तुम अभी भी नाराज हो, लेकिन सच में मैं मान चुकी हूं कि मैं गलत थी। जियांग शान, क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? वादा करती हूं अब ऐसी नहीं रहूंगी। क्या हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं? जियांग शान, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। इन शब्दों ने जैसे उसकी सारी ताकत निचोड़ ली, लेकिन मैं मुंह खोलता उससे पहले ही एक साफ, मजाक उड़ाती हुई फीमेल आवाज गूंजी। अरे देखो कौन है, हमारी गहन मिस सू के अलावा और कौन होगा? बगल से आई आवाज ने सू किंगशुए को जैसे जमा दिया। उसने सिर घुमाया और देखा जियांग रूशवांग जो न जाने कब एयरपोर्ट आ गई थी। शार्प बिजनेस सूट में थी, साफ था किसी बलेने आई थी। अभी बाहें क्रॉस्ड किए खड़ी थी, पुराने जमाने की बचपनी कच्चापन पूरी तरह गायब। एक शालीन लेकिन दबदबेदार अंदाज से आगे बढ़ी, एक ऊंचे की पोस्चर से नजदीक आती हुई। परखती हुई नजर सू किंगशुए को ऊपर से नीचे तक नाप गई। जियांग रूशवांग के भरे लाल होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। क्या हुआ मिस्सू, अपने चमचों से खेल खेल कर थक गई? अब मेरे भाई के पास वापस आकर गड़बड़ी साफ करवाना चाहती हो? तुम्हें पता है मेरे भाई ने तुम्हारे साथ पहले कितना अच्छा किया? दिल जान से तुम्हारी सेवा की, किसी कीमती खजाने की तरह रखा, और नतीजा किसी चाय लड़के के लिए उसे रौंद दिया। अब जब वो लोग नाकाम निकले तो अचानक मेरे भाई की अच्छाई याद आई।
जियांग रूशवांग ने एक हंसी दी, लहजा और तीखा होता गया। सूकिंग शुए, इस दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। अभी अगर मेरे भाई को चांद चाहिए तो मैं आसमान से तोड़ लाऊंगी उनके लिए। वो पुराना बासी मून केक उठाने क्यों चाहेंगे? यानी तुम? ये शब्द बर्फ की सुइयों की तरह सीधे सूकिंग शुए के दिल में उतरे। चेहरा पल भर में पीला पड़ गया, खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। उसने मुझे पश्चाताप भरी आंखों से देखा। ब्रदर शान, मुझे उन लोगों ने धोखा दिया था, अब समझ में आया। तुम ही मेरे दिल में हो। मुझे पता है तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना? ये सुनकर मैंने हाथ हिलाया। सूकिंग शुए, हम पहले ही अलग हो चुके हैं, अब ये सब कहने की जरूरत नहीं। रूशवांग, चलो। ये देखकर जियांग रूशवांग ने तुरंत स्वाभाविक रूप से मेरी बाह से बाह मिला ली। लहजा कोमल और आत्मीय हो गया। जान, गाड़ी बाहर खड़ी है, रसोई में तुम्हारे पसंदीदा सारे डिशेस बनाने को कह दिया है, जल्दी घर चलते हैं। मैंने हल्के से सिर हिलाया। जियांग रूशवांग तो बाह पकड़े सूकिंग शुए के पास से सीधे निकल गया, जो वहीं ठिठक की खड़ी थी। एक नज़र उसकी तरफ फेंकने की भी जहमत नहीं उठाई। जियांग परिवार के एस्टेट में वापस आकर उस विला के लिविंग रूम में, जहां मैं लंबे वक्त से नहीं आया था, रोशनी से जगमगाता था। खाने की लजीज खुशबू हवा में घुली थी। जियांग रूशवांग मेरी कटोरी में खाना डालते हुए लगातार बोलती जा रही थी। सूकिंग शुए को बेदिल सांपिन कहते हुए मजाक उड़ाती और बुराई करती जा रही थी। मैं सुनता रहा, कभी कभी हाँ में हाँ मिलाता, लेकिन खाते खाते अचानक नजरी घूमने लगी। होश पूरी तरह जाने से पहले किसी तरह भारी पलकें खोलीं। आखिरी झलक में जियांग रूशवांग का शरारती, मुस्कुराता चेहरा करीब आता दिखा। जब होश आया, पूरा बदन दर्द कर रहा था। आंखें खुलते ही गुस्से में जियांग रूशवांग का नाम चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग रूशवांग मेरी चिल्लाहट से जाग गई, नींद में आंखें मलती रही। मेरा काला एक्सप्रेशन देखकर उसकी आंखें इधर उधर भागने लगी। तुरंत बिस्तर पर लोटते पोटते टैंट्रम करने लगी, बिल्कुल बचपन जैसा। मैं गलत थी, इस बार माफ कर दो जान। जियांग रूशवांग के रोने गाने पर मैं कभी रेजिस्ट नहीं कर पाता था। इसके अलावा मेरी टीचिंग के बाद इस लड़की ने अपनी टैक्टिक्स में बेरहमी की हद तक महारत हासिल कर ली थी। उसे बिल्कुल पता था मेरी कमजोरी कहाँ मारनी है। जान, जो हो गया सो हो गया। मेरे पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। आधे महीने बाद जियांग रूशवांग के साथ मेरी शादी तय वक्त पर हो गई। इस शादी पर ज्यादातर शेयर होल्डर्स और बिजनेस पार्टनर्स को कोई हैरानी नहीं थी। आखिर जिसकी आंख थोड़ी भी खुली थी, वो सब पढ़ सकता था। मुझ जैसे नकली यंग मास्टर की काबिलियत उस नालायक असली यंग मास्टर से कहीं आगे थी, जो बस एक बर्बाद मामला था। इस दुनिया में पैसे से मुंह कौन मुड़ता है? एक बेटी के जरिए एक ऐसे बाहरी इंसान को बांधना जो भारी मुनाफा ला सके, उनकी नज़र में ये सबसे फायदेमंद सौदा था। हालांकि जियांग के माँ बाप के पास इतनी समझदारी नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि मैं जियांग रूशवांग से शादी कर रहा हूं, तो रात को ही दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। साथ में जियांग शो को भी घसीट लिया, जिसे मैंने वहां उनका ऑर्डरली बनाकर भेज दिया था, बस शादी से दूर रखने के लिए। आंखों से ओझल तो दिल से ओझल। शादी में बधाइयां गूंज रही थीं। उत्साही तालियों और चेयर्स के बीच जियांग रूशवांग और मैंने रिंग्स एक्सचेंज की और एक दूसरे से वादे किए। भीड़ के किसी कोने में सूकिंग शुए शालीन गाउन में पूरी तरह खोई सी लग रही थी। दूर से देखती रही और फिर बेचारी सी हालत में जल्दी चली गई। वक्त उड़ता गया और 7 साल पलक झपकते गुजर गए। जियांग रूशवांग और मेरे मैनेजमेंट में जियांग ग्रुप लगातार फैलता गया, एक अटल इंडस्ट्री लीडर बन गया। करियर स्थिर था और घर खुशहाल। आखिरकार हम व्यस्त काम से थोड़ा वक्त निकालकर बच्चे के बारे में सोच सके। जियांग रूशवांग के प्रेग्नेंट होने के बाद, ताकि वो आराम से गर्भावस्था पर ध्यान दे सके, कंपनी के छोटे बड़े सारे मामले कुछ वक्त के लिए पूरी तरह मेरे हाथ में आ गए। उस सुबह मैं अपनी बड़ी डेस्क के पीछे बैठा था। सेक्रेटरी जाल ली आज का स्केड्यूल लेकर आई। मैंने एक नज़र डाली और एक आइटम पर आंखें थोड़ी रुक गईं। बाद में सू ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप मीटिंग थी और उनकी तरफ से आने वाले मुख्य प्रतिनिधि का नाम साफ पढ़ा जा रहा था। 3 शब्द, सूकिंग शुए। मीटिंग के वक्त कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे खुले और सूकिंग शुए अपनी टीम के साथ अंदर आई। 7 साल बाद पुरानी अकड़ कुछ कम हो गई थी और माथे पर थोड़ी परिपक्वता और काबिलियत दिख रही थी, लेकिन आंखों की गहराई में एक न मिटने वाली तन्हाई अभी भी छुपी थी। उसने मुझे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा देखा। आंखों में एक पल को न रोक पाने वाली हैरानी और खुशी कौंधी, लेकिन उसने जल्दी उन अनुचित फीलिंग्स को दबाया। तुरंत वर्क मोड में आ गई और प्रोफेशनली सू परिवार का पार्टनरशिप प्रपोजल पेश किया। बस कभी कभी चुराकर मुझे एक नज़र देख लेती। इस सटल लेकिन ऑकवर्ड माहौल में मीटिंग आखिरकार खत्म हुई। मैं उठकर शालीनता से सूकिंग शुए की टीम को बाहर तक छोड़ने आया। बस कंपनी के एंट्रेंस तक पहुंचे थे कि एक जानी पहचानी फिगर दिखी। जियांग रूशवांग एक थर्मस लिए चमकदार मुस्कान के साथ वहां खड़ी थी, इंतजार में। जियांग रूशवांग का थोड़ा उभरा हुआ पेट देखकर सूकिंग शुए का चेहरा पीला पड़ गया और वो बेसुध से चल दी। मैंने जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़कर जियांग रूशवांग के हाथ से थर्मस लिया और डांटा, घर पर ठीक से आराम क्यों नहीं करती, कंपनी तक भागी क्यों आई? जियांग रूशवांग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मेरी बाह पकड़ ली। बस 2 महीने हुए हैं, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सूप लेकर आना था। बोलते हुए उसकी नज़र उस दिशा में गई जहां सूकिंग शुए अभी गई थी। उसने पूछा, क्या वो किंग शुए थी? मैंने हल्के से सिर हिलाया, शांति से बोला, हाँ,
बस एक बिजनेस रिश्ता है, चिंता मत करो। वो और मैं, हमारा एक दूसरे से बहुत पहले कोई लेना देना नहीं रहा। जियांग रुशवांग ने मैटर ऑफ फैक्टली कहा। चिंता की बात नहीं, मैं पुरानी बातें नहीं पकड़ूंगी। बचपन में तो मैं दिन भर सू किंग सुए के पीछे भागकर भाभी बुलाती थी। मेरे लिए तो वो पहले से फैमिली जैसी थी। बस बाद में सू किंग सुए ने इतनी बेवकूफ़ी की, इसीलिए इतना गुस्सा आया। लेकिन अब उसे इस तरह खोया खोया और बेसुध देखकर सच कहूं तो अब गुस्सा नहीं रहा। मौका मिले तो उससे बात करो, थोड़ा समझाओ। मैंने जियांग रुशवांग को देखा। अंदर कई उलझी हुई फीलिंग्स उठीं। आखिरकार बेबस होकर एक लंबी सांस ली। तुम भी ना? ठीक है, मौका मिला तो बात करूंगा उससे। लेकिन वो आगे बढ़ पाएगी या नहीं, ये पूरी तरह उस पर है। आखिर हमारी जिंदगी तो पहले से खुशहाल है।